Good evening and welcome to my channel Project PMYP. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, इन सब के बाद आज मैं शुरू कर रही हूँ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यूपीएससी ईपीएफओ। और आज हमारा पहला क्लास होगा, बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करेंगे, जिसमें आज तक अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, आर्ट बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उन सब लोगों को भी खाली 5 से 6 लेक्चर में पूरी अकाउंट्स क्लियर हो जाएगी ईपीएफओ लेवल की, जितना भी आपका एग्जाम में आने वाला है। So let us begin our today's class. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so kindly hit the subscribe button. This is me on behalf of Project PMY. So let us begin with the syllabus. पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ओके? तो सबसे पहले हम बेसिक्स जानेंगे अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग देखनी है, एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरी लेजर्स, स्पेशल जर्नल्स, कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा कई सारे अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, जैसे कि आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपको अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पता होगा, तो हम लोग कुछ टर्म्स को भी देखेंगे, टर्म्स, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे देखा जर्नल, स्पेशल जर्नल, जर्नल लेजर्स, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक। तो इन सब वर्ड से डरो नहीं, डोंट वरी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो पहले आपको फ्लक्स का मतलब नहीं पता रहा होगा, बट अब साइंस में फ्लक्स पढ़ लिए तो समझ में आ गया ना कि यार बहुत आसान था वो। तो ये भी बहुत इजीली आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप, ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है, जॉइंट वेंचर, डिप्रिसिएशन, सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाने वाले। सो लेट अस बिगिन आवर टुडेज क्लास। तो हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग अपना। सबसे पहले अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? अब आपको अगर कोई बिजनेस चलाना है, सपोज आपने एक दुकान खोली, ठीक है, डेली ग्राहक आ रहे हैं, कुछ सामान बिक रहा है, ठीक, तो आपकी शॉप है और यहाँ पे डेली कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, कस्टमर्स आ रहे हैं और कुछ सामान लेकर चले गए। सपोज किसी कस्टमर ने 100 रुपए का सामान लिया, उसका 109 रुपए का सामान हो रहा था, उसने कहा भाई साहब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है, आपने क्या कहा, ठीक है भाई 105 रुपए दे दो, ठीक, यहाँ पे डील डन हो गई। अगला कोई कस्टमर आया, उसने जो है 1504 रुपए के सामान लिए, आपने जो है उसको केवल 1500 रुपए से लिए। अब ये सब आप दिमाग में रख तो नहीं सकते ना। फिर लास्ट डे ऑफ द मंथ को आप जब बैठोगे, सोचोगे बैठ के कि अच्छा मैंने यहाँ पे इसको इतने रुपए छोड़े थे, यहाँ से इससे इतने रुपए लिए थे। आपको ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, या मे बी अगर लॉस हुआ हो तो लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तभी तो आप अपना बिजनेस रन कर पाओगे। नहीं तो आप अपना बिजनेस करते चले जाओगे और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलेगा कि यू आर गोइंग टू बी बैंकरप्ट। ठीक है, तो ऐसा तो करना नहीं है। तो आपको सब एक चीज पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपने कितनी खर्चा किया। केवल कस्टमर्स को ही नहीं, केवल कस्टमर्स को ही नहीं, कभी कभी हो सकता है आपकी दुकान जो है, आपका जो शॉप है, वहां पे आपको पेंटिंग करानी है उसकी, ठीक है, आपने शॉप में एक वर्कमैन रखा है, उसको पैसे देने हैं, तो ये सब आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और इसी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग का जन्म हुआ। और अकाउंटिंग के फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग इज लूका पैसियाली। लूका पैसियाली, लूका पैसियाली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये एक इटालियन मैथमेटिक्स है, इटालियन मैथमेटिक्स, इटालियन मैथमेटिशियन है ये। ठीक है, तो अब एक मैथमेटिशियन आपका फादर ऑफ अकाउंट्स हो सकता है, सो व्हाई नॉट यू? तो लेट अस बिगिन। हमें पता चल गया कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों पड़ी? इनकम और एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए। इनकम एंड एक्सपेंस, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए आपकी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि हमेशा सब एक चीज दिमाग में आप नहीं नोट डाउन कर सकते। ह्यूमन माइंड इज नॉट कैपेबल ऑफ नोटिंग ईच एंड एवरी डिटेल्स। कभी ना कभी आप भूल जाते हो। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, ठीक। और अगर आपको लॉस हुआ है, सपोज अगर आपको लॉस हुआ है, तो आपके पास दो केसेस बनते हैं, उसको प्रॉफिट में कैसे बदला जाए। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉफिट। ठीक है, कि आपका ये लॉस भी कवर हो जाए और अगले महीने से प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉफिट। और या फिर आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है अगर ज्यादा लॉस हो गया है तो किस तरीके से आपका दुकान बंद करके निकला जाए कि आपका ज्यादा लॉस और अब ना हो। ठीक है, या फिर आपका क्लोज करना है या क्लोज नहीं करना है, ये सब भी आपको पता चल जाएगा अगर आप अकाउंट्स रख रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप सपोज आपको 1000 रुपए का लॉस हुआ है तो मे बी आप अगले महीने कवर कर सकते हो। लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया है कि आपको लोन लेना पड़ेगा, और ऑलरेडी आप लोन लेके ही शुरू किए थे बिजनेस, तो फिर
दिक्कत आ सकती है, राइट? तो ये सब आप पता कर सकते हो अपने अकाउंटिंग एक्सपीरियंस से, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये वर्ड आया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है आज ही के लेक्चर में भी, ठीक है? सपोज हम लोग 500 का आइटम खरीद रहे हैं, 400 का आइटम बेच रहे हैं, ठीक है? किसी और को 503 का आइटम बेच रहे हैं, 404 का आइटम खरीद रहे हैं। तो ये सब जो आइटम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो सकती है। तो अगर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से मेंटेन्ड है, ठीक है? मेंटेन्ड है बुक में, जैसे कि यहाँ पे आपका जितना इनकम हो रहा है और यहाँ पे जितना एक्सपेंस हो रहा है आपका मेंटेन है, तो पता चल जाएगा ना आपको एंड ऑफ द मंथ की कितना खर्चा हुआ। या तो आप सिंगल एंट्री की तरीके से भर सकते हो, एक ही टेबल में सब लिख दो, ठीक है? सिंगल एंट्री एक ही टेबल बनाओ, या फिर आप डबल एंट्री की तरीके से भर सकते हो अलग अलग, ठीक है? तो ये किस लिए होता है? बिजनेस रिलेटेड ही अकाउंटिंग होती है, ठीक है? और उसी बिजनेस में अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, तब भी अकाउंटिंग आपका बेनिफिशियल है। और छोटा बिजनेस है तो मे बी आप कोई अकाउंटेंट ना रखे हो, खुद ही आप एक छोटा सा डायरी लेके बैठ जाओ, उसी पे सारा हिसाब लिखो कि आज यहाँ यहाँ इतने रुपए खर्चे हुए, यहाँ से इतने इतने रुपए आए, इसने उधार लिया, मुझे अब इससे पैसा लेना है। इस तरीके का आप खुद भी कर सकते हो। और जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जैसे कि आपका सपोज अमेजोन एक कंपनी है, तो वो लोग अपने चार्टर अकाउंटेंट्स रखते हैं। चार्टर अकाउंटेंट्स का क्या काम होता है? पूरी अकाउंटिंग करते हैं और फिर उन्हें बताते हैं, जो ओनर होते हैं या जो मैनेजर हैं उनको बताते हैं कि आपने क्या गड़बड़ की है या कैसे आगे सुधार किया जा सकता है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा अकाउंटिंग में? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ है या कहाँ कहाँ से इनकम हुई है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? आइडेंटिफाई करना, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि कहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है या कहाँ से आपकी इनकम हो रही है। तो आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है? आइडेंटिफाई करने के बाद खाली आइडेंटिफाई तो करोगे, उसको मेजर करोगे कितना खर्चा हुआ। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको मेजर करोगे कि कितना खर्चा हुआ। मेजर करके दिमाग में तो रखोगे नहीं, पूरा अकाउंट्स उसी पे डिपेंडेंट है। हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैमरा से करेंगे, रिकॉर्ड बुक कीपिंग बोलते हैं जिसको, पेन कॉपी पे, या तो फिर अब तो डिजिटाइज जमाना है, ठीक है? रिकॉर्ड करेंगे एक्सेल शीट्स वगैरह में, जैसे भी करने का मन है। उसके बाद आप उसको क्लासिफाई करोगे। क्लासिफाई क्लासिफाई क्या है भाई? क्लासिफाई है जैसे कि कौन सा आपका इनकम है, कौन सा आपका एक्सपेंस है, ठीक है? कौन सी आपकी लायबिलिटी है, तो इसमें से क्या आपका एसेट है, क्या आपका कैपिटल है, ये सब आप क्लासिफाई करोगे, ठीक है? जिससे कि आपका क्लियर हो जाए कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ पे आपकी लायबिलिटी है, कहाँ आपका कौन सा आपका एसेट्स है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, ये सब आपका क्लियर हो जाए। तो ये है आपका आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई। अब क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? बस क्लासिफाई पे रुक जाएंगे? अभी तो आपने सीए रखा है ना, तो सीए इतना काम करेगा, फिर आपको बताने भी तो आएगा। तो बताएगा कैसे? ये बताएगा कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया है, इसको ऐसे मेजर किया है, फिर रिकॉर्ड करके क्लासिफाई किया है, या फिर उसको पूरा समराइज कर देगा कि भाई ऐसा है कि आपने इतने खर्चे किए हैं, इतना आपको नुकसान हुआ है, डायरेक्टली बता देगा। या फिर जो मेजर मेजर पॉइंट्स होंगे वही आपको समरी उसकी बता देगा, ठीक है? समरी करके आपको बता देगा। फिफ्थ स्टेप आपकी समराइज हो गई, ठीक है? समराइज करके आपको बता देगा, ठीक? सो जो ये वाले पार्ट है ना आपके, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं? दीज फोर आर नोन एज बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, ठीक है? बुक कीपिंग क्लियर है? पहले आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, रिकॉर्ड करना एंड देन क्लासिफाई करना, ठीक है? आप समराइज किया, वो उसने खुद में बैठ के समराइज किया कि क्या हुआ, क्या मैंने जो टेबल बनाया है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं या क्या क्या मुझे समझ में आया, ठीक है? उसके बाद समराइज करने के बाद क्या करेगा? उसको एनालाइज करेगा, पढ़ेगा, ठीक है? समराइज किया, फिर एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद उसको जो उसका निष्कर्ष निकलेगा वो जाके अपने ओनर को कम्युनिकेट कर देगा। क्या कर देगा? कम्युनिकेट कर देगा। क्या केवल ओनर को कम्युनिकेट करेगा? अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आपका आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, ये सब क्या हो गया? आपका बुक कीपिंग हो गई, ठीक है? ये चारों स्टेप आपकी बुक कीपिंग के हो गए। और उसके बाद समराइज, एनालाइज और कम्युनिकेट, तो 1 से लेकर आपका पूरा 7 तक के सारे स्टेप्स आपके आते हैं किसमें? अकाउंटिंग में। एंड वॉला, आपकी अकाउंटिंग हो गई है, ठीक है? योर अकाउंटिंग इज डन हियर। अगर आपने ये 7 स्टेप परफॉर्म कर लिए हैं तो आपने अपने कंपनी की अकाउंटिंग कर ली है, चाहे आपने खुद की हो या आपके सीए ने की हो, ठीक है? तो
आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई आपका बुक कीपिंग में आता है। क्लासिफाई करने के बाद आप उसको समराइज करो, एनालाइज करो एंड देन कम्युनिकेट कर दो, वो आपका किसमें आता है, अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, तो आपका 1 से 7 स्टेप तक आपका क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग में हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। तो सबसे बड़ी चीज आपकी यहाँ पे ये होती है कि सपोज आपने कोई बिजनेस शुरू किया, सपोज, ठीक है, बिजनेस शुरू किया, आपने कहा कि भाई मुझे 1 लाख रुपए में एक दुकान डालनी है, 1 लाख रुपए में एक आपको शॉप खोलनी है। ठीक है, 1 लाख रुपए आपने डाल दिए और कहा कि भाई मुझे अब इससे शॉप खोलनी है। आपने पहले लैंड लिया या फिर आपने रेंट पे कोई दुकान उठाई, कोई रूम उठाया, वहां पे आपने सामान ला के अपने स्टोर किए, एक छोटा सा वर्कर रखा या मे भी खुद ही बैठ रहे हो दुकान पे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर खरीदा या जो भी आपको सामान चाहिए सब आपने 1 लाख रुपए के अंदर अंदर कर दिया। ठीक, अब जो बिजनेस है वो और जो आप हो यू, क्या ये दोनों अलग अलग है कि सेम है? क्योंकि जो आप अभी अकाउंटिंग करने शुरू किए हो यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपने 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए, ये 1 लाख, सपोज 1 लाख रुपीज यहाँ पे लिखे। उसके बाद आपका जो इनकम हुआ आज का, सपोज आज आपका पहला दिन था, आपने आज 12,000 रुपए के सामान बेचे, इनकम हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो आपके यहाँ पे ये लिख रहे हो और साथ ही साथ आप घर पे हो, आज घर पे आपके मटर पनीर बनेगा खुशी में कि भाई आज हमने दुकान डाली है, तो आपने यहाँ मटर पनीर का भी दाम ऐड किया, मटर पनीर का भी दाम ऐड कर लिया। ठीक है, सो आपने लिखा भाई आज मटर पनीर खाया मैंने एंड पुलाव खाया है, तो मटर पनीर एंड पुलाव ये भी आप इसमें ऐड कर लिए। तो क्या ये राइट तरीका है अकाउंटिंग करने का? ठीक है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करने का, अकाउंटिंग करने का ये राइट तरीका है कि आप इसमें 1 लाख रुपए भी लिख रहे हो, इनकम भी लिख रहे हो, मटर पनीर भी लिख रहे हो, पुलाव भी लिख रहे हो? इज दिस द राइट वे? देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आप सामान लेकर आए, ठीक है, सपोज आपने 12,000 रुपए का, 10,000 रुपए का सामान ले आए और आप 12,000 रुपए में बेच दिए और आज गए एकदम फैंसी से रेस्टोरेंट में मटर पनीर नान एंड पुलाव खा के आए जिसका बिल आपका 3,000 रुपए आ गया, वो भी उसमें मेंशन कर दिए। ठीक है, तो आपने 10,000 का सामान खरीदा था, 12,000 में बेच दिया उसको, उसके बाद आपने 3,000 का डिनर कर लिया। फिर आप आओगे, फिर कैलकुलेट करोगे, सपोज आप एंड ऑफ द ईयर आप बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो इसको, यहाँ पे देखे कि भाई मैंने 10,000 रुपए खर्चे थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3,000 रुपए खर्चे थे, तो टोटल मैंने 13,000 रुपए खर्च कर दिए थे और 12,000 मुझे खाली इनकम हुआ, विच मीन्स कि यार मेरा तो 1,000 रुपए लॉस चल रहा है। आपको तो यही लगेगा ना कि 1K का लॉस हो गया, क्योंकि उस टाइम तो आपको मटर पनीर और पुलाव याद नहीं रह जाएगा। सो यहाँ पे क्या है ना, जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं लिखे जाते हैं, इसीलिए जो इंसान है, जो पर्टिकुलर इंसान है, इसका बिजनेस है वो और बिजनेस दोनों अलग अलग है। ठीक है, बिजनेस खुद में एक इंसान होता है, इसलिए उसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। बिजनेस जो है वो खुद में एक इंसान है और आप टोटली अलग हो बिजनेस से। ठीक है, तो आप इसमें केवल क्या लिखोगे, अपना 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं और आपने जो 10,000 का सामान लाया है, 12,000 बेचा, आप ये सब लिखोगे, ना कि मटर पनीर पुलाव और नान लिखोगे। ठीक है, तो दिस 3,000 विल नॉट बी इंक्लूडेड हियर। क्लियर है इतना? ये इंसान जो पर्टिकुलर इंसान है जिसका वो बिजनेस है और बिजनेस खुद में एक इंसान है, इसीलिए इसको बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। बिजनेस इटसेल्फ इज अ पर्सन, बिजनेस डूब गया, बिजनेस चल गया, बिजनेस रुक गया, ठीक है, सो बिजनेस इज ए एंटिटी इन इटसेल्फ। ठीक है, तो अपना खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस के एक्सपेंसेस को हमें अलग रखना चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, हमने 1 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में, 1 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाए थे, बिजनेस को खड़ा करने के लिए हमने 1 लाख रुपए लगाए थे। अब ये 1 लाख रुपए क्या है, ये आपका पैसा है, बिजनेस का पैसा है, क्या है ये चीज? ठीक है, क्योंकि आपने तो लगा दिए, तो अब ये कहाँ गया? आपने इसे शॉप रेंट पे उठा ली, कुछ सामान खरीद लिए, तो एक तरीके से जो आप है यू या पर्सन एक्स जो भी है, और यहाँ पे इन बिजनेस है क्योंकि बिजनेस भी तो एक इंसान हो गया। ठीक है, तो अब आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, मतलब कि आपने 1 लाख रुपीज का लोन दिया है बिजनेस को, 1 लाख रुपीज का आपने लोन दिया है बिजनेस को। ठीक है, सो यू हैव गिवन ए लोन ऑफ 1 लाख रुपीज टू द बिजनेस टू एस्टैब्लिश ए बिजनेस। उसको खड़ा करने के लिए, बिजनेस चल जाए उसको सही करने के लिए, खड़ा करने के लिए आपने 1 लाख का लोन दिया। तो ये क्या है बिजनेस का? बिजनेस का एसेट है, बिजनेस की इनकम है, क्या है ये चीज? देखो, अब वो लोन है ना, तो लोन इज अ लायबिलिटी टू द बिजनेस। क्या है ये? लायबिलिटी है, ना कि एसेट है। ठीक है, ये बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी है। अब आप देखो यहाँ पे 2,000 का आपको फायदा हो रहा था, राइट? 2,000 का फायदा हो रहा था। अब आप इन 2,000 से एक शेयर लेकर आओ, क्योंकि आप अभी तक खड़े होकर सामान बेच रहे थे, आप इस 2,000 रुपए से जाके आप एक शेयर लेकर आओ। आप
गए और इस दुकान पे जाके चेयर खरीद के लेकर आए कि अब मैं खड़े होकर नहीं, अब मैं बैठ के जो है बिजनेस करूंगा, बैठ के सामान बेचूंगा। तो ये शेयर जो है ना, इट इज एसेट। ठीक है, ये आपकी एसेट हो गई, बिकॉज इट इज हेल्पिंग यू टू सिट एंड डू द बिजनेस प्रॉपरली। आपको थकने से रोक रहा है, या जो भी वहां पे काम करेगा उसको थकने से रोक रहा है, तो ये एसेट है। लेकिन जो आपने 1 लाख रुपए बिजनेस को दिए हैं, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। ठीक है, जब बिजनेस बंद होगा तो आपको अपने 1 लाख रुपए उससे वापस मिलने चाहिए, राइट? चलो, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है इकोनॉमिक इवेंट। क्या आता है? इकोनॉमिक इवेंट। लेट मी राइट इट हियर, इकोनॉमिक इवेंट। व्हाट इज दिस इकोनॉमिक इवेंट? ऐसा कोई भी इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। वो क्या इन्वॉल्व हो? इन्वॉल्व मनी, रुपया इन्वॉल्व हो भैया। ठीक है, जहां जहां रुपया इन्वॉल्व होगा वो आपका इकोनॉमिक इवेंट हो जाएगा। ठीक, तो दो तरीके के आपके इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट, और एक होता है आपका इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट एंड इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। इंटरनल मतलब आपकी कंपनी में वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज है, आपको उनको सैलरी देनी है। ठीक है, सैलरी देनी है एम्प्लॉयज की। ठीक, कुछ टूट फूट गया, कुछ रिपेयरिंग कराना है, ये सब आपका इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट है। एक्सटर्नल क्या है? कस्टमर आया सामान लेने, कस्टमर, ठीक है, वो आपका एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट है। ठीक है, या वेंडर्स है, सप्लायर्स है, ठीक है, वो आपका क्या है? एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स है। तो इकोनॉमिक इवेंट्स क्लियर है, ऐसा कोई भी इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, दे आर ऑल इकोनॉमिक इवेंट। They're of two type, external and internal. External involves customers, suppliers, which are not the part of the company, whereas internal economic events are events which involve money to those person who are in the company, like salary of the employers या repairing of some furnitures of the company. ये सब आपका internal economic events. Clear है? अब अगला टॉपिक है आपका स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर क्या होता है? दीज आर लाइक, जब हमने बताया ना सीए है वो रिपोर्ट दे रहा है, पहले मैंने बोला था सीए केवल ओनर को रिपोर्ट देगा। अब यहाँ पे वो टॉपिक उठ के आता है कि सीए जो है वो, तो सीए की फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो अकाउंटिंग की है उसने, वो क्या खाली ओनर के काम आती है या किसी और के भी काम आती है? ठीक है, तो सीए की जो रिपोर्ट है वो बिजनेस को स्टडी करने के लिए काम आती है। जो रिपोर्ट है, अगर आप इसको स्टडी करो तो आप एक बिजनेस को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आप उसकी रिपोर्ट को देख के बता सकते हो कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, बिजनेस में गलतियां कहाँ हो रही हैं। ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट को स्टडी करके आप बिजनेस को स्टडी कर सकते हो। अब इसकी रिपोर्ट को ओनर के अलावा और लोगों को स्टडी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, सपोज आपकी अमेजोन जैसी कंपनी है। ठीक है, अमेजोन जैसी कंपनी है तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड होते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड, lot of people are connected। बहुत सारे लोग आपके कनेक्टेड होते हैं इस बिजनेस से। या तो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, जैसे कि आपका ओनर, एम्प्लॉयज, मैनेजर, एचआर डायरेक्टली होंगे, या फिर आपके इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, या फिर डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, या फिर आपके इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। अब डायरेक्टली वालों को तो समझ में आता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सपोज ओनर है, ओनर की कंपनी है, उसको तो भाई झकमार की लेना देना है अपने रिपोर्ट से, सीए की रिपोर्ट से। लेकिन एम्प्लॉयज है कंपनी में, और आपने देखा कि कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में जा रही है और कल को हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, तो आप और ऑप्शन ढूंढोगे एज एन एम्प्लॉय, और आप और ऑप्शन ढूंढोगे कि भाई चलते हैं दूसरी कंपनी में, इंटरव्यूज देना चालू कर दोगे, राइट? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का तो क्लियर हो गया कैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कैसे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे लिंक्ड होते हैं? इनडायरेक्टली कौन लिंक्ड होता है? जैसे कि आपके कस्टमर हो गए। ठीक है, कस्टमर भी जानकारी रखते हैं कंपनी के बारे में, या फिर वेंडर्स हो गए कंपनी के। ठीक है, कि अगर मान लो वो कंपनी को सामान दे रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए ना कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कंपनी को आगे किस तरह के सामान की जरूरत है। ठीक है, या किसी सामान की वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है तो आगे से वो सामान कंपनी नहीं खरीदेगी, ये सभी आपके वेंडर को पता होना चाहिए। और जो ऑडिटर होते हैं, ठीक है, कंपनी के बाहर के ऑडिटर्स होते हैं, वो भी आपके इनडायरेक्टली लिंक्ड होते हैं इससे। ठीक, तो ये सब आपके स्टेक होल्डर्स में आते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके लिंक्ड होते हैं। दे आर द इंटरनल एंड दे आर द एक्सटर्नल वंस। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट भी आपके लिंक्ड होती है कंपनी से, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर द कंपनी। ठीक है,
इतना क्लियर है स्टेक होल्डर के बारे में। अब कंपनी में कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, एनी वर्क इन द कंपनी, कंपनी में कोई भी काम चल रहा है, वर्क इन कंपनी, ठीक है, वर्क इन द बिजनेस, कोई भी बिजनेस एंटिटी में कोई काम चल रहा है तो वो दो तरीके का काम होता है, या तो वो होगा इवेंट, क्या होगा, इवेंट, या फिर होगा ट्रांजैक्शन। क्या होगा, या फिर होगा इवेंट या फिर होगा वो ट्रांजैक्शन। इवेंट और ट्रांजैक्शन, अब ये दो तरीके की चीजें हो रही हैं किसी कंपनी में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन वर्ड से क्लियर है कि अगर उसमें पैसा इन्वॉल्व है, रोकड़ा इन्वॉल्व है, तो भाई वो क्या है, ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो आपका बैलेंस को बिगाड़ दे या बना दे, मतलब जो भी आपका सीए ने रिपोर्ट निकाली है, अकाउंटिंग किया है, उसमें अगर वो कुछ चेंजेस ला रहा है, चेंजेस इन अकाउंट बैलेंस, या तो ऐसे समझ सकते हो कि अकाउंट बैलेंस में अगर कोई भी इवेंट, कोई भी काम आपका अकाउंट बैलेंस में चेंज ला रहा है, जैसे कि सैलरी देना, कुछ नया चीज खरीदना, ये सब आपके अकाउंट बैलेंस में चेंज ला रहा है, तो ये आपका क्या है, ट्रांजैक्शन है। वहीं पे, ठीक है, सपोज आप कंपनी में गए, किसी पार्ले जी की कोई कंपनी है, ठीक है, आपके स्कूल में, वहां आपके स्कूल ने कहा कि चलो हम आपको लेके चलते हैं किसी पार्ले जी की फैक्ट्री में आपको दिखाने के लिए, ठीक है, तो आप लोग सब बच्चे मिलके पार्ले जी की फैक्ट्री में गए हो, घूम फिर के चले आए हो, तो वो एक इवेंट, ठीक है, इट इज ए इवेंट। ये क्या होता है, डू नॉट अफेक्ट, इट डू नॉट अफेक्ट ऑन अकाउंट, ये कंपनी के अकाउंट्स को नहीं अफेक्ट करता। जैसे कि सपोज मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग इज नॉट अफेक्टिंग अकाउंट्स, बट ट्रांजैक्शन वो है जो अकाउंट्स वगैरह आपका क्या करे, अफेक्ट करे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा आज? अवर क्लास स्टार्टेड फ्रॉम ए वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन, सिलेबस के बारे में देखा, और फिर हमने फादर के बारे में पढ़ा कि फादर कौन है, ही वॉज एन इटालियन मैथमेटिशियन। I guess I have pronounced it at mathematics in the starting of the class. This Italian mathematician, Luca Paciali, Luca Paciali, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है, नीड क्या है अकाउंटिंग की, नीड क्या है अकाउंटिंग की। उसके बाद, ठीक है, सिंगल एंड मल्टीपल, चलो फिर आता है आपका बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी के बारे में हमने देखा कि बिजनेस एंटिटी एंड पर्सन आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट द सेम। जो इंसान बिजनेस शुरू कर रहा है, तो जो आप इनपुट लगा रहा है बिजनेस को शुरू करने के लिए, दैट इज लायबिलिटी टू द बिजनेस, नॉट एन एसेट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि वो तो है कैपिटल ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपिटल इज व्हाट, तो कैपिटल इज लायबिलिटी टू द बिजनेस, ठीक है, कैपिटल इज द लायबिलिटी टू द बिजनेस। अब आता है इकोनॉमिक इवेंट, दो तरीके के इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, सैलरीज एंड ऑल आर इंटरनल। फिर आता है आपका स्टेक होल्डर, जिसमें सीए की रिपोर्ट की जरूरत पड़ गई थी। अब सीए की रिपोर्ट की जरूरत पड़ी थी, तो सीए की रिपोर्ट होती क्या है, सीए किस किस चीज की ऑडिटिंग करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे। तो आज की क्लास का ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे, कि वो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, लाइबिलिटी है, एसेट है, ये सब आप क्लासिफाई करोगे। डोंट गो ऑन द वर्ड एसेट, लाइबिलिटी एंड ऑल, ये सब आपके आगे वाली क्लास में क्लियर होने वाला है। तो अगर वो आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, इतने 4 स्टेप्स को बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। और उसके बाद क्लासिफाई करने के बाद उसको समराइज करके, एनालाइज करके कम्युनिकेट कर दे। कम्युनिकेट किसको किसको, खाली ओनर को नहीं कम्युनिकेशन होता है, मैंने देखा था, बताया था, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के लोग कम्युनिकेट, दोनों लोगों की तरह, दोनों तरह के लोग कम्युनिकेशन में पार्ट लेते हैं, जैसे कि आपके ओनर एम्प्लॉइज के अलावा कस्टमर, ऑडिटर, गवर्नमेंट, वेंडर्स, ये सब लोग भी होते हैं, ठीक है। तो समराइज, एनालाइज और कम्युनिकेट कर दे, तो उसको बोलते हैं आपका अकाउंटिंग। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक से हमने शुरू किया है, तो अगर ज्यादा कवर करेंगे, इससे क्या होगा ना कि दिमाग में पुरानी चीजें भूल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए है उनके लिए तो वेल गुड इनफ, बट जो मैथ्स और आर्ट्स बैकग्राउंड की है उनको भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, काइंडली कमेंट सेक्शन में डालो कि आपको समझ में आया है कि नहीं, साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, ठीक है, टेल मी कि आपको समझ में आया है कि नहीं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP एंड जय हिंद।